रीट था क्लीन एंड नीट। पेपर हुआ आउट, क्यों है ये डाउट? परिणाम पर पड़ेगी कमियों की आंच, रद्द हो परीक्षा, सीबीआई करे जांच। यदि जिस मामले में पुलिस ही दोषी है और पुलिस ही जांच करे तो ऐसे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और जांच रिपोर्ट के आधार पर इस को जो भर्ती हो रही है, जो एग्जाम जो हुआ है उसको रद्द करके दोबारा से नए सिरे से एग्जाम होना चाहिए। अदालत में लगी याचिका से गुहार, कोर्ट का नोटिस, जवाब दे सरकार। इसमें आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव, पुलिस महानिदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव व एसओजी को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। परीक्षा की लीगल परीक्षा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ में जेपी शर्मा। रीट का शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाना भी चुनौती था और अब इसका अपने अंजाम तक पहुंचना भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। मामला सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच सियासी वार पलटवार का सबब बनने के बाद अब अदालत में पहुंच गया है। वैसे तो हाल के दौर में ऐसी परीक्षाएं कम ही हुई हैं जिनको अदालत की अग्नि परीक्षा से न गुजरना पड़ा हो, लेकिन रीट 2021 के लंबे अंतराल के बाद आयोजन, प्रतिभागियों की संख्या और इस पर हो रही राजनीति के लिहाज से थोड़ी अलग तरह की सिग्निफिकेंस है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि दिन रात कड़ी मेहनत कर परीक्षा में बैठने वाले प्रतियोगियों के भविष्य का रास्ता अदालत के गलियारों से किस तरफ निकलता है। आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस करेंगे इन सवालों के जरिए कि रीट अभ्यर्थियों को परिणाम के लिए कितना लंबा इंतजार करना होगा। क्या रीट 2018 के इतिहास को दोहराएगी रीट 2021? और विपक्ष पर जो नॉन इशू को इशू बनाने के आरोप लग रहे हैं उनमें कितना दम है? एडवोकेट रामस्वरूप सैनी हैं हमारे साथ, जो इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील हैं। आशीष चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आर तिवारी साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले आशीष जी आप बता दें कि आपको क्यों इसमें लूफोल्स दिखाई दे रहे हैं, और आर तिवारी जी ये बता दें कि कैसे ये फुल प्रूफ था। उसके बाद सवाल लेकर आगे बढ़ूं। पहले आर तिवारी साहब। जेपी साहब, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है, देश के अंदर जब मोदी जी का अवतार हुआ 2014 में, बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, मोदी सरकार बनी थी। अब की बार मोदी सरकार, और झांसे दिए थे, जुमले दिए थे कि जिस दिन मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा। 7 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर माननीय नरेंद्र मोदी जी विराजमान है। 14 करोड़ नौजवानों को अगर रोजगार मिल जाता तो राज्य और केंद्र का जो संघीय ढांचा है, तमाम राज्यों पर इन रोजगार देने का जो बोझ है वो कम हो जाता। लेकिन राजस्थान की जन लोकप्रिय सरकार जननायक के नेतृत्व में जब बच्चों को नौकरी देना चाहती है और ईमानदारी से नियत में कई खोट नहीं है, जो काम केंद्र की सरकार बेरोजगारों का झांसा देकर के, जो वोट लेकर के केंद्र में 303 की सरकार तो बना लेती है, लेकिन रोजगार के नाम पर एक भी बच्चे को रोजगार नहीं देती है। दूसरी तरफ जननायक अशोक गहलोत अगर रोजगार देने की बात करके रीट की एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और आप ये भी मान करके चलो जेपी साहब, 16.5 लाख बच्चों का एक दिन परीक्षा कराना भी कोई चुनौती से कम नहीं था। लेकिन जननायक ने उस चुनौती को भी स्वीकार किया और एक दिन में परीक्षाएं हमने करवाई, और बच्चों को हमने गरीब जो कोरोना से पीड़ित माँ बाप थे उनको राहत देने के लिए हमने उनका आने जाने का, चाहे प्राइवेट बस हो चाहे सरकार की रोडवेज की हो, हमने भामाशाहों से मिलकर के उनको आने जाने का निःशुल्क कराया, खाने पीने का, रहने का उनका आयोजन किया। और एक दिन में इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में या देश के इतिहास में इतनी बड़ी परीक्षा कोई राज्य नहीं करा पाया। नियत साफ है, सरकार की तरफ से इसमें कहीं कोई बेईमानी नजर आ रही है क्या? ठीक है, और हमारे मुख्यमंत्री जी आप सुन लीजिए, आशीष जी को सुन लीजिए ना। अब आशीष जी देखिए, तिवारी जी कह रहे हैं, तिवारी जी की पार्टी कह रही है, बार बार कह रही है कि साहब हम
आप तो दे नहीं रहे नौकरियां, हम दे रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। वो अगर अंजाम तक पहुंच जाए, लोगों के घर में खुशियां पहुंच जाएं तो आपको तकलीफ हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह का ऐतिहासिक आयोजन आप नहीं कर पाए कभी, हमने किया, तो वो आपको दुख रहा है कि ये अगर लोकप्रियता का एक कारण बन गया कांग्रेस सरकार के लिए तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। आशीष जी अपनी बात बोलिए। देखिए जेपी भाई, मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हाँ जी। सबसे पहले तो तिवारी जी ने जो प्रश्न खड़े किए हैं, अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो मैं 7 साल की इतनी उपलब्धियां गिना सकता हूँ। अरे रोजगार की बात तिवारी करो ना, जी, एक मिनट, उपलब्धि तिवारी जी, की तिवारी जी, बात आपने तिवारी जी की। सुनिए, कैसे तिवारी जी, बात तिवारी जी करते प्लीज, हैं? जेपी जी, अरे एक बार देखिए, सुनिए तो देखिए, फिर देखिए, सुनिए। तिवारी जी एक बार तो सुनिए, मैं तिवारी ऐसे जी बहस नहीं बहस की करूंगा। शुरुआत तो जेपी करने दीजिए, मैं रुकिए इस तो। तरह से हाँ बहस नहीं करता हूँ। देखिए, हाँ, अगर ये बोलिए। बीच में बोलेंगे तो मैं हाँ, पीछे चला बोलिए जाऊंगा। बोलिए बोलिए देखिए, मैं इस तरह से चर्चा नहीं करता बोलिए हूँ। आशीष। अरे एकदम आशीष जी clear। बहस का देखिए कोई नहीं, करेक्टर नहीं देखिए, होता ऐसा नहीं, है। आप बोलिए ना अपनी बात नहीं, बोलिए, देखिए, आप ये बोलिए। बीच में ना बोलें। आप अपनी बात जब ये बोलिए। बोले, इन्होंने अपनी बात पूरी की, अभी मेरी बात अरे समाप्त आशीष करने चतुर्वेदी जी अपनी बात बोलिए ना, आप राजनीति में हैं भाई साहब, बोलिए। देखिए, लेकिन चूंकि ये चर्चा का विषय अभी रीड है तो मुझे हाँ, लगता है हमको वहीं बिल्कुल पर केंद्रित करना उसी पर चाहिए। रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, देखिए 5 बार स्थगित करने के बाद हम्म। फाइनली 3.25 साल के कार्यकाल में सरकार ये जो एग्जाम है इसको 26 सितंबर को कंडक्ट कर पाई। हम्म, आप देखिए, बेरोजगारों की 16 लाख से ज़्यादा की फौज इस सरकार ने खड़ी करके रखी। अगर ये सरकार टाइम पे एग्जाम करा लेती हाँ। तो शायद इतनी बड़ी फौज खड़ी नहीं होती। ठीक है। और दूसरी बात देखिए, हम्म, अगर हम 24 तारीख से, जो 26 को एग्जाम हुआ और 24 तारीख से लेकर के आज तक की अगर खबरें देखें हम्म, तो रोज ऐसी खबरें आती कि इतने लोग इसमें गिरफ्तार हुए। कल भी कुछ गिरफ्तारियां हुई पुलिस कर्मियों की दोसा में। अभी तक टोटल 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ठीक है। और जेपी भाई, ये प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि ये पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो मुझे आप बताइए कि पेपर 10 बजे प्रारंभ होना था, 8:32 पर एक पुलिसकर्मी के मोबाइल पर पेपर पूरा पाया गया, पेपर भी वही पाया गया जो हुआ, हाँ, प्लस उसकी आंसर की पाई गई। हाँ। और ये मुख्य आरोपी नहीं है, इससे ऊपर 1-2 आदमी और हैं। जो मुख्य आरोपी बत्ती लाल है, वो जो कि कांग्रेस का अपने आप को कार्यकर्ता बताता है। अरे किरोड़ीलाल जी का कार्यकर्ता वो आशीष भाई। यही तो आप बोलना ना, आपका मौका आएगा, आप बोलना। हम तो कह रहे हैं कि भाई वो अपने आप को सोशल मीडिया पे कांग्रेस का कार्यकर्ता बताता है। साथ में वहां का जो स्थानीय विधायक अशोक बैरवा जी, वो उसको एक राजकीय विद्यालय में अपना विधायक प्रतिनिधि बनाते हैं। अच्छा। वो अभी तक फरार है। आप देखिए, मुख्य आरोपी तक सरकार अभी तक पहुंच नहीं पाई है। जब मुख्य आरोपी को पकड़ा जाएगा तब ये पता पड़ेगा कि उसको पेपर कहां से प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो जो जांच एजेंसी उनके लिए एक चुनौती है, इसका रिजल्ट निकालना तो एक अलग बात है। आपके लिए सबसे पहले चुनौती है कि आप उसको पकड़ें और दूध का दूध और पानी का पानी करें। अब आशीष जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, इसकी जो आप लोगों ने वैसे सीबीआई से बेहतर जांच कर ली है, जिस तरह के तथ्य आप अभी तक लेकर के आए हैं उससे लगता है। दूसरी बात यह है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी तो अब अदालत में होना है। राजनीतिक मंचों पर आप लोग जो करना था कर चुके और उसी को लेकर हम बहस कर रहे हैं। अदालत फैसला तो अदालत को करना है। लेकिन मुझे समझा दीजिए आशीष जी कि 2021 की रीट भी यहाँ से निकलकर अदालत में पहुँच रही है। रिजल्ट कब आएगा, अदालत का डिसीजन कब आएगा पता नहीं। लेकिन 2018 की नीट भी 2018 की फरवरी में हुई थी और अगस्त में उसका रिजल्ट आया था। इन्हीं आरोपों के साथ वही अदालत के चक्कर लगे थे। तब आरोप लगाने वाली कांग्रेस थी, तब जवाब देने वाले आप थे। तो क्या फर्क है? देखिए एक मिनट हाँ। जेपी भाई, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। हमें दोनों सरकारों के कार्यकाल की तुलना करनी चाहिए। 2013 से 2018 का जो हमारा कार्यकाल रहा उसमें हमने 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया। 2015 में कंडक्ट कराया, 2017 में कंडक्ट कराया। जो 2015 में कंडक्ट कराया उसमें हमने 15,000 लोगों को नौकरियां दी। जो 2017 में हमने एग्जाम कंडक्ट कराया उसमें 57,000 लोगों को नौकरियां दी। और जेपी भाई, आपको याद हुआ कि किस तरह से चुनाव के पहले हमने जो है ऑर्डर जारी कर दिए थे और कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन पहुंच करके जो नियुक्तियां जो हमने जारी की थी उसको रुकवाने का काम भी किया इस सरकार ने, इस कांग्रेस पार्टी ने। तो जनता को बहुत अच्छे से लग रहा है। और जेपी भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल थे उसमें 1,66,000 तो हमने शिक्षा विभाग में नौकरियां दी, लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है। ये सरकार अभी तक 3.25 साल के कार्यकाल में 10,000 लोगों को नौकरियां भी नहीं दे पाई है। और एक एग्जाम जो इन्होंने 5 बार स्थगित करने के बाद कंडक्ट कराया, उसको वो भी विवादों के घेरे में। और ये एकमात्र ऐसा एग्जाम नहीं है। आप देखिए कि ऐसे अगर मेरी याददाश्त ठीक है ना आशीष जी, तो आपके 13 से 18 के कार्यकाल में ना कोरोना आया था, ना कोरोना की दूसरी लहर आई थी और ना 17-18 महीने आपको इंतजार करना पड़ा था कि घरों से निकलें भी कि नहीं निकलें। ये सच्चाई नहीं है क्या आशीष जी? चलिए खैर, ये आप दोनों का आपस का विषय हो सकता है। हम तकनीकी बात पर आते हैं। याचिकाकर्ता के जो वकील हैं राम प्रताप सैनी जी हमारे साथ। सैनी जी, अदालत में तो वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप तो चलते नहीं हैं, वहाँ तो तथ्य चलते हैं। तो क्या तथ्य लेकर गए हैं आप वहाँ जिनसे आपको लगता है कि रीट पर सवाल आप उठा सकते हैं जायज़ तरीके से, विधिक रूप से? राम प्रताप जी, इसमें जो गंगापुर सिटी में एफआईआर दर्ज हुई, यहाँ जयपुर में 3 थानों में एफआईआर दर्ज हुई हैं,
इन सभी एफआईआर में प्राइमा फेसा जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें ये तथ्य स्वीकार किया एफआईआर में कि पेपर आउट हुआ है। उसी को हमने आधार बना के राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई। प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है, प्रत्येक विद्यार्थी का ये अधिकार है कि जो एग्जाम हो वो पारदर्शी हो, उसमें कोई बेईमानी नहीं हो। जिन लड़कों ने या जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की है उन्हीं का नंबर आना चाहिए। पैसे देके पेपर आउट करके यदि अभ्यर्थियों की पोस्टें खत्म की जाएंगी, पैसे वाले पेपर लीक करके पेपर लेके यदि वो एग्जाम में सफल हो जाएंगे तो वो ये काम आगे नौकरी लगने के बाद भी यही करेंगे जो इन्होंने पहले किया है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, दोनों ही हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकाल में एग्जाम है वो सही नहीं हुए। बीजेपी के कार्यकाल में भी जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर आउट हुआ था उस समय भी एक बार रद्द हुई थी। ऐसी कांग्रेस के सरकार में तो दोनों सरकारें हैं, उनकी ये नहीं कह सकती मेरी सरकार बढ़िया है या मेरी सरकार बढ़िया है, दोनों सरकारों में ये वही है। लेकिन यहाँ ये बात आती है कि जो इन्होंने 16 लाख अभ्यर्थी पहुंचे हैं तो इसकी जो पेपर आउट होने का जो है केवल पुलिस डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस के जो कांस्टेबल हैं वो इन्वॉल्व है, जिनको निलंबित किया है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निलंबित किया है। ये सारे तथ्य हमने कोर्ट में पेश किए हैं कि अब ये देखा जाए कि जांच एजेंसी की जो पेपर आउट हुआ है वो कितने लोगों तक पहुंचा। यदि ये लार्ज स्केल में पहुंचा है तो इसकी जांच करके अदालत में रखी जाए। वो स्केल क्या होती है भाई साहब, वो समझाइए। लार्ज वो कैसे तय होता है? वो ये जांच में आएगा कि ये भाई ये जैसे देखिए, आप तो अदालत के आदमी हैं, आप तो कानून के आदमी हैं, आप तो इस बात को समझते हैं कि केवल ये कह देना कि ये 2 के पास पहुंचा है तो 200 के पास भी पहुंचा हो सकता है पे तो अदालत चलती ही नहीं है। आप ये बताएंगे अगर या जांच एजेंसी बताएगी कि 2 के पास नहीं 4 के पास पहुंचा, 40 के पास पहुंचा, 100 के पास पहुंचा। ये प्रश्न पत्र का ऐसा नहीं था कि टोटी खोल करके 2 आदमियों ने कटोरे में उसको लूट लिया और ले जाकर के अपने घर पे पहुंचा दिया। आज के जमाने के अंदर टेक्निकल टीम है। मैंने इसी वजह से ये मांग की है कि क्योंकि इसमें राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल शामिल था तो इसकी जांच निष्पक्ष रूप से सेंटर की सीबीआई से करवाएं या राज्य के बाहर। एंटी करप्शन ब्यूरो जितने केस ट्रैप करता है उनमें आधे से ज्यादा पुलिस के होते हैं। आप कह रहे हैं कि पुलिस की जांच पुलिस कैसे करेगी, तो एंटी करप्शन ब्यूरो कैसे करता है? अगर इसमें कोई ऊपरी अधिकारी शामिल है या कोई राजस्थान सरकार का कोई ऊपर का नेता शामिल है तो सब आएगा इसके अंदर। अगर आपने एक मैसेज आपके मोबाइल से कितनों को भेजा वो सारा टेक्निकल टीम निकाल लेती है। तो हमने यही गुहार लगाई है कि वो पेपर उसने व्हाट्सएप से या इंटरनेट से या कैसे भी करके कितने लोगों तक पहुंचाया है उसका पता लगाना जरूरी है। यदि 1 या 2 तक सीमित है वो जांच सामने आए अदालत में या एसओजी जांच करे, पुलिस